Assalamu alaikum Iqbalian. We are here for science lecture class 7th. Today our topic is digestive system. First of all we define the digestions. सबसे पहले हम डाइजेशन को जो है डिफ़ाइन करेंगे कि डाइजेशन क्या है। अगर आप आम अल्फाज में इसको देखें तो जब हम खुराक लेते हैं तो वो हज़म होकर जब हमारे खून का हिस्सा बन जाती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन का नाम देते हैं। अब इसमें मैंने तारीफ़ लिखी हुई है, अगर आप देखें, द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द फूड, द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड द डाइजेशंस। अब मकसद खुराक जो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए खुराक सिंपल फॉर्म में आ जाती है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है तो उसको हम डाइजेशन का नाम देते हैं। और इसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो तमाम आर्गन्स, वो तमाम चीज़ें जो टेक पार्ट करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशंस टू फॉर्म आ डाइजेस्टिव सिस्टम। मकसद है कि डाइजेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम पार्ट्स जिस्म के जो है वो मिलकर एक सिस्टम को जो है बनाते हैं जिसे जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। अब जो प्रोसेस है, मुकम्मल प्रोसेस डाइजेशन का एक जो है कैनाल में होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया जाता है। ये वो ट्यूब है जो मुंह से शुरू होती है और आखिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन या एनस तक जाके ख़त्म होती है। तो द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। अब इसमें जो आर्गन्स हैं, पहले मैंने यहाँ पर जो है माउथ लिखा हुआ है, फिर एसोफिगस लिखा हुआ है, फिर स्टोमिक लिखा हुआ है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो एनस लिखा हुआ है। हम जो है सबसे पहले जो है माउथ को हम डिस्कस करेंगे। माउथ जो है एक बगल कैविटी की मानद है जिसके अंदर जो है टीथ और टंग है। अब टीथ का अपना फंक्शन है, टंग का अपना फंक्शन है। अगर टीथ के फंक्शंस को देखा जाए तो ग्राइंडिंग फूड, इट मींस के जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द फूड है, जो है ये जो टीथ होते हैं इन्हें कट कट करते हैं और इन्हें छोटे छोटे पीसीज में या स्मॉल पीसेस में या उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं, काटते हैं। इसी तरह ज़बान जो है इसका एक तो ये है कि इसके दाएं बाएं और नीचे जो है एक ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें सलेवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये एक ख़ास किस्म का जो है जो है ग्लैंड जो है सेक्रेट करते हैं जिन्हें सलाइवा कहा जाता है। ये मैंने लिखा हुआ है सलाइवा। द फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज़ टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, वो मुंह से शुरू हो जाता है। अगर आप देखें, आप जब कोई खुराक लेते हैं तो उसे आप काफ़ी देर तक जो है अपने मुंह में चबाते रहें, जितनी देर तक आप उसको चबाते रहेंगे, च्यू करते रहेंगे, तो वो जो है खुराक का जायका, खुराक मज़ेदार लगना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सलाइवा की मदद से जो है वो हज़म होना शुरू हो जाते हैं। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से शुरू हुआ और सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, नाशास्ता ज़र ग़िज़ाएँ कहा जाता है, तो ये ग़िज़ाएँ जो है वो मुंह से ही हज़म होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो है ज़बान इसको रोल करती है, ऊपर नीचे मिक्स करती है। सलाइवा जो थूक है इसमें मिक्स होती रहती है खुराक में, और इस खुराक को जो है मिक्स सलाइवा विद फूड इस तरह मिक्स हो गया और इसको मॉइस्ट या नरम जिसे आप कह सकते हैं, सॉफ्ट जिसे कह सकते हैं, उस हालत में खुराक आ जाती है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो है खुराक जो है जब ये सॉफ्ट हालत में आ जाती है तो फिर जो है ये खुराक जो है वो एसोफेगस है जिसे हम जो है खुराक की नाली कहते हैं। तो लार्ज ट्यूब कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमिक। ये एक ऐसी नाली होती है जो खुराक को मुंह से लेकर स्टोमिक तक पहुंचाती है। अब स्टोमिक जो है ये खुराक की जो है खुराक यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रहती है और इसमें एक ख़ास किस्म का जो है मादा होता है। सॉरी, खुराक जो है वो लार्ज इंटेस्ट सॉरी एसोफिगस से जो है
वो खुराक जो है स्टोमिक में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं, जो जो है मुंह से शुरू होती है। और ये वेव लाइक मूवमेंट अब मैं दिखा रहा हूँ, ये वेव लाइक मूवमेंट है जो माउथ से शुरू होगी और स्टोमिक तक जाएगी। और इस वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एसोफेगस इज़ नोन एज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जो प्रोसेस है, ये क्योंकि आप खुराक खा रहे हैं, ये नीचे जा रही है स्टोमिक की जानिब, तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या नाम देंगे, प्रोसेस को जो है हम जो है पेरिस्टालसिस का नाम देंगे। और उसके बाद जो है इस मूवमेंट को, जो वेव लाइक मूवमेंट है ऑफ द एसोफेगस नोन इज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ से खुराक स्टोमिक में आ जाएगी। स्टोमिक की हम बात करते हैं तो स्टोमिक जो है ये एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। और यहाँ पर जो है एक तो प्रोटीन जो है यहाँ पर हज़म होती हैं, और प्रोटीन के लिए ख़ास किस्म का मादा है जिसे पेप्सिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये पेप्सिन हमारे स्टोमिक में मौजूद होता है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस है, जो कि स्टोमिक की दीवारों से निकलता है, और वो प्रोटीन को हज़म करने में और उसमें मौजूद जो है जम्स वगैरह हैं उन्हें जो है ख़त्म करने में, और इसके अलावा जो है खुराक को गालने साड़ने में मदद देता है। क्योंकि जो स्टोमिक है इसकी दीवारें जो है कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। इनकी मूवमेंट से जो है वो उसमें से जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा वो खुराक को हज़म करने में मदद देगा। इसके अलावा थोड़ी मिकदार में यहाँ पर एक मादा होता है जिसे HCl, एक एसिड होता है जिसे HCl कहा जाता है, जिसकी परसेंटेज मैंने यहाँ लिखी है जो है वो 0.02% से लेकर 0.04% होती है। और इसका फंक्शन एक तो खुराक को गालना साड़ना है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और दूसरा जो है किल जर्म जो खुराक में मौजूद होते हैं जो है खुराक के साथ हमारे स्टोमिक में चले जाते हैं। जब ये बार बार मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टोमिक जो है कंट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो है खुराक एक हालत में आ जाती है जिससे पेस्ट हालत में खुराक आ जाती है। अब पेस्ट हालत में खुराक जो है जिसे काइम का नाम दिया जाता है, रकीक हालत इसको उर्दू में कह सकते हैं, रकीक हालत में आ जाती है। और ये खुराक 3 से 4 घंटे हमारे स्टोमिक में रहती है। अगर हम जो है आगे चलते हैं, इसके बाद खुराक 3-4 घंटे गुजारने के बाद जो है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है खुराक पहुंचती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये जो है स्टोमिक के बाद का हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली जो है यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती हैं। और इसकी मदद के लिए इसके अलावा जो हमारे पास फैट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो है उनको हज़म करने के लिए जो है यहाँ पर बाइल, लीवर जिसे कहते हैं, लीवर से बाइल साल्ट्स है, और वो बाइल डक्ट के ज़रिए स्टोर हो जाता है जो है इन गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर जो है फिर वो वक्त ज़रूरत के वक्त जो है इसको क्या करता है, खारिज करता रहता है। और इस तरह जो है जो फैट्स मौजूद हैं खुराक में, तो वो यहाँ पर वो भी हज़म हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है शामिल होता है जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। अब पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं और फैट्स हैं, इनको हज़म कर देता है। कहने का मकसद ये है कि जो डाइजेशन का मुकम्मल प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी जो बचेगी वो अनडाइजेस्टिव खुराक बचेगी और कुछ वाटर बचेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए जो खुराक हज़म हुई है, तो ये जो खुराक हज़म हुई है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी सतह पर जो इसकी इनर सरफेस है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। अब विली का फंक्शन क्या है? विली का फंक्शन ये है, एक तो ये जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ये अब्जॉर्ब करती हैं और उस तरह जो है ये ब्लड में शामिल कर देती हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है डाइजेस्टिव फूड पासिस थ्रू विली इनटू ब्लड। इट मीन्स कि विली का जो किरदार है यहाँ पर, एक तो डाइजेस्टिव जो फूड हुई है, क्योंकि मैंने कहा कि जो डाइजेशन का मुकम्मल प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मुकम्मल हो जाता है। तो ये खुराक को क्या करती है, खुराक को जो है हज़म शुदा खुराक को विली के ज़रिए जो है ब्लड में शामिल कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है,
तो अनडाइजेस्टिव फूड और कुछ वाटर जो है इसके साथ शामिल होता है, जो बड़ी आंत में आ जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और बड़ी आंत की जो दीवारें हैं, मेन फंक्शन जो इसका होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का, वो जो फालतू पानी है तो वो इसकी दीवारें इसको जज़ब कर लेती हैं। जज़ब करने के बाद जो बाकी खुराक अनडाइजेस्टिव है, सेमी लिक्विड फेसिस हैं, तो वो रेक्टम में इकट्ठा कर लेती हैं। रेक्टम से फिर एनस के ज़रिए जो है इस खुराक को जिस्म से बाहर जो है खारिज कर दिया जाता है। इस अनडाइजेस्टिव खुराक को या जो फुजला है, वेस्ट मटेरियल है, वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। उसके बाद जो है मैंने की डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, थोड़ा सा मैं इसके ज़रिए भी समझा दूँ आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है माउथ है। माउथ में मैंने आपसे बात की कि इसमें टीथ भी होते हैं और टंग भी होती है। टंग का फंक्शन भी बताया मैंने, माउथ का बताया। इसके अलावा इसकी निचली सतह पर जो है, देखिए ज़बान की निचली सतह पर और जो है इसकी ऊपर बिल्कुल हलक के साथ जो है, यहाँ पर ये चीज़ें जो है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ से सलेवरी ग्लैंड जो है सलाइवा को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जो है बनाते हैं, और वो इस खुराक में शामिल हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में मदद देता है। वहाँ से खुराक जो है, नीचे ये एसोफेगस नाली है, ठीक है, तो खुराक की नाली से कहा जाता है। तो ये इसकी जो मैंने बताया था वेव लाइक मूवमेंट जो ऑफ द एसोफेगस इज नोन इज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड द प्रोसेस बाय विच दिस फंक्शन कैरिड आउट इज नोन एज अ पेरिस्टालसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहा जाएगा और इस की मूवमेंट को जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। उसके बाद देखें, ये लीवर है, लीवर है, लीवर के बाद गॉल ब्लैडर है। ये लीवर का जो है हिस्सा दिया हुआ है, ये गॉल ब्लैडर का हिस्सा दिया हुआ है, और ये स्टोमिक है। अब स्टोमिक के जो है स्टोमिक, इसके नीचे स्टोमिक दिया हुआ है, फिर ये पेंक्रियाज का हिस्सा दिया हुआ है, और जो है पेंक्रियाज के बाद जो है अगर आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बल खाती हुई जो है काफ़ी सारे लच्छेदार जो है हिस्सा है हमारे जिस्म का, तो ये जो है बल खाती हुई, इसमें पेंक्रियाज से या लीवर से बाइल डक्ट हो गया या बाइल साल्ट हो गया, जो है गॉल ब्लैडर से जो है पेंक्रियाटिक जूस हो गया या पेंक्रियाज हो गया, ये तमाम के तमाम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, वो फैट्स वगैरह को जो है हज़म करने के काम आते हैं। इसके अलावा फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तरीका, ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई गई है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका काम जो है जो फालतू पानी है जो है खुराक में, अनडाइजेस्टिव फूड में, उसको ये कवर करता है, और उसको कवर करने के बाद जो है अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो है ये जो बाकी खुराक बच जाती है, यहाँ ये अपेंडिक्स को भी दिखाया गया है। बाज़ औक़ात जो है एक पेन होती है, ये गांठ सी बनी होती है। तो रेक्टम है, रेक्टम का हिस्सा दिखाया गया है, वो जो खुराक बाकी बचेगी अनडाइजेस्टिव रेक्टम तक आ जाएगी, फिर एनस के ज़रिए जो है इसको जिस्म से खारिज कर दिया जाएगा। ये इस तरह जो है ये जो है सिस्टम, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपना काम सर अंजाम देता है। खुराक जो है, जो खुराक के लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाते हैं स्मॉलर वंस में, और दे बिकम द पार्ट, डाइजेस्टिव फूड जो है बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगी, जो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है तो वहाँ तक ये ब्लड उसको जो है पहुँचा देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कि डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अब अगर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन जो प्रोसेस है, अगर वो काम नहीं करता, वो सही तरीके से काम नहीं करता, तो हमें उससे जो बीमारियां लाहक हो सकती हैं, वो उसमें डायरिया है, इट मीन्स के जो है मोशन वगैरह लग सकते हैं, डाइजेस्ट जो है हार्ट बर्न है, बाज़ औक़ात खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है वो चेस्ट जो है, हमारा चेस्ट के नीचे जो है वो पेन शुरू हो जाती है, और जिसको हम चेस्ट बर्न का नाम देते हैं। खाना खाने के बाद हम कहते हैं हमारा जो है यहाँ जो है जलन सी हो रही है हमारे सीने में, तो इस बीमारी को जो, क्योंकि ये भी जो है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ हो जाती है, अल्सर है, ज़ख़म हो सकते हैं, मैदे में ज़ख़म हो सकते हैं, बाकी आंतों में ज़ख़म हो सकते हैं अगर सही प्रोसेस नहीं है, गैस ट्रबल भी हो सकती है हमें। तो इसमें यहाँ पर जो है हम सिर्फ 2 बीमारियों का जिक्र करेंगे जिसमें जो डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती हैं। पहली डायरिया है।
अब डायरिया जो है, जो हमारे पास पासिंग सेमी लिक्विड फेसिस, मकसद है जो लिक्विड जो फेसिस हैं, पेशाब वगैरह है, तो वो पासिंग सेमी लिक्विड फेसिस की हालत में, मकसद है कि मुकम्मल तौर पर गाढ़ा नहीं होगा तो सेमी लिक्विड होगा वो, उस हालत में जो है ये जिस्म से खारिज किया जाता है। अब इसकी क्या निशानियां होंगी, कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को डायरिया है, तो उसमें मैंने सिम्पटम्स का ये अलग से हिस्सा बनाया हुआ है। देखिए, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, क्रैमिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी, ब्लोटिंग होगी, नॉइज़ा होगा, लूज मोशन लग जाएंगे, फीवर हो जाएगा और ब्लडी स्टोल्स, पखाने के साथ जो है ना खून आना शुरू हो जाएगा। ये इसकी सिम्पटम्स हैं। और इसकी जो है, अगर इसका बर वक्त आप इसकी दवाई नहीं लेते, एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, यूज़ नहीं करते, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो है इसके सिम्पटम्स हैं, उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी और इसके साथ जो है, और फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इसमें एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो साथ ज़रूर उसके लिए हिफाजती तदाबीर होती हैं, प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस में देखें, जो है, आप वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब आप बिफोर एंड आफ्टर जो है आप टॉयलेट जा रहे हैं तो अपने जो है हाथों को, जैसे टॉयलेट से वापस आते हैं तो अपने हाथों को धो लेना लाजमी है, क्योंकि जर्म्स होते हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जर्म्स होते हैं बाथरूम्स वगैरह में। तो आप जैसे ही जो है आप अपनी अर्ज पूरी करते हैं, पूरी करने के बाद जैसे आप बाहर आते हैं तो आप अपने हाथों को साबुन से धो लें, वो बेहतर रहेगा, इस किस्म की बीमारी से आप बच जाएंगे। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। कोई भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं या सब्जियां पका रहे हैं तो उनको कच्ची मत खाएं। मकसद ये कि उनको कुकिंग और ईटिंग, बिफोर कुकिंग और ईटिंग जो है उससे पहले उनको जो है धो लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। डू नॉट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। बाद को लोग अंडे वगैरह या गोश्त वगैरह ऐसा कच्चा खा लेते हैं, तो जो है कभी भी आप जो है वो बग़ैर पका गोश्त या अंडे जो है आप उनका इस्तेमाल ना करें, इससे आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। ये था डायरिया। डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन एक कब्ज़ कहा जाता है। पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ द फेसिस है। पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ द फेसिस, मकसद है कि इसमें यह होता है कि वीक में 2 या 3 मरतबा बंदा वाशरूम जाता है, अदरवाइज़ वो जो है वाशरूम नहीं जाता तो उसे कब्ज़ हो जाती है। और ये कहा जाता है कि कब्ज़ जो है वो बीमारियों की जड़ है और इससे जितनी भी बीमारियां होती हैं इसी से लाहक होती है। अगर आप देखें इसको जो है जो है काजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात बन सकती हैं, क्या वजूहात बन सकती हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन के मर्ज़ में हम मुब्तला हो जाते हैं। टेकिंग फूड लो इन फाइबर, जैसे साग वगैरह हो गया, इस किस्म की खुराकें अगर हम खाते हैं और जिसमें फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर वाली वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं या हम जो है खुराक खाते हैं, तो वो फिर जो है आप इस बीमारी में लाहक नहीं होंगे, अदरवाइज़ ये जो है बीमारी पैदा हो जाएगी। टेकिंग फूड, जो भी खुराक ले रहे हैं आप, लो इन फाइबर्स, अगर वो उसमें फ़ाइबर्स कम मिकदार में हैं तो आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेको फिज़िकल एक्टिविटीज़, खाना खाने के बाद लेट गए, आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो भी आप इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी पिया ना पिया 2 घंटे 4 घंटे, वैसे आम हालत में जो है 7 से 8 गिलास हैं पर डे आपको यूज़ करने चाहिए, ताकि जो है इनफ वाटर आपको पीना चाहिए। या अगर काजीज़ हैं उससे आप ज़्यादा मिकदार में पानी उसको इस्तेमाल नहीं करते, नहीं पीते। डिले इन गोइंग टू वाशरूम आ रहा है, अर्ज है आपको, लेकिन आप वाशरूम नहीं जाते, डिले कर देते हैं, तो भी आप जो है इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस हैं, हिफाजती तदाबीर हैं कि अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, कि एक मुनासिब म्यार ज़िंदगी अपनाएं आप, और टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज जो है बर वक्त या बाकायदगी के साथ जो है आप अपनी एक्सरसाइज करें। ईटिंग लॉट्स ऑफ द फाइबर फूड,
ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइबर फूड का इस्तेमाल करें। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मकदार में पानी पिएं। और गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो आप जो है इसके लिए क्या करें, जो है आप वॉशरूम का इस्तेमाल करें, उसमें डिले ना करें। अगर हम ये तमाम चीज़ें करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो इस बीमारी से हम नहीं बच सकते। मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है आपको, और इससे पैदा होने वाली जो है बीमारियों के बारे में मैंने बताया है कि कौन कौन सी बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं, इसके डिसऑर्डर से। और उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और जो है इसी तरह जो है किस तरह इस चीज़ों से बचा जा सकता है। और ये अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो रिस्पायरेशन होगा, या रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो है आखिर में होमवर्क दूंगा, कुछ सवाल लिख देता हूँ मैं, और आप उन सवालों को नोट करेंगे, शीट से अलग शीट पर नोट करेंगे। और नोट करने के बाद जो है वो सैटरडे को जो है अपने वालिदैन के ज़रिए जो है वो सबमिट कराएंगे। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या पता नहीं लगा तो आप क्या करेंगे कि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर जो आप होमवर्क जमा कराने आएंगे वहाँ पर जो है आप जो है बता सकते हैं कि मुझे ये, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में बता सकूं। अब मैं आपको इसका होमवर्क देने लगा हूं। ये कुछ सवाल लिखे हुए हैं। लर्न एंड राइट द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने इनको याद भी करना है और अलग से शीट पर भी लिखना है। सवाल है, राइट प्रिकॉशंस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरिया। राइट फंक्शन ऑफ द विली। व्हाट इज peristaltic movement. Draw a diagram of digestive system and label it. What is digestions. आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने पढ़ाया है आप इसको देखेंगे, याद करेंगे, और आपके जो है दिमाग का हिस्सा बनेगा। और जो है इसका जो होमवर्क है वो सैटरडे को दोबारा रिपीट करता हूँ। इसका होमवर्क सैटरडे को आप अपने वालिदैन के ज़रिए जो है स्कूल में सबमिट कराएंगे। अल्लाह हाफिज़।